हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज़ तनु। हम लोग सीटेट के 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले 8-9 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं ईवीएस की, जो कि प्रीवियस ईयर की ही हैं वीडियोस। आप उसको देख सकते हैं। और सीडीपी की भी बहुत सारे वीडियोस 14-15 पार्ट में वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। मुझे रिस्पॉन्सेज उतने बेटर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं एक एक वीडियो ही डाल रही हूँ। अगर मुझे बेटर रिस्पॉन्स मिलता तो मैं शायद ज़्यादा बेटर काम कर पाती। लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम पार्ट को कंप्लीट करवाऊंगी, तो मैं करवाऊंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो ईवीएस से संबंधित होगा। तो ईवीएस का जो ये क्वेश्चन पेपर है वो 11 जनवरी 2022 का है। तो अब हम आज ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे। तो हम देखते हैं कि फटाफट आज के क्वेश्चन को कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित लर्निंग में ईवीएस के पढ़ाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस को पढ़ाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही ठीक है। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को शिक्षक और साथियों से बातचीत करने को मिलता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लर्निंग का मोड कोई भी हो, हमें वहाँ चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर या समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन अगर आप काट देंगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, आंसर ए, बी और डी वाला। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा कर भी अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहला है कि विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, या फिर और शिक्षक विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं, या फिर वे जब भी शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, या फिर शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी इधर सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ अगर आपको जाना है तो शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे कि घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती हैं, और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी करती हैं। तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि पौधों के भागों में, पौधों और पेड़ों के बीच में अंतर में, या फिर पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता में, या फिर मानव के लिए पौधों का महत्व। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्टली दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी प्रकार के पेड़ों के आकार, दो पेड़ों के बीच में तुलना ही तो कर रहे हैं, अंतर ही तो बता रहे हैं उनके आकार में क्या अंतर है, और हर पेड़ का पत्ती अलग अलग तरीके के आकार में होता है, ये भी आप देख सकते हैं। और उनके तने कैसे हैं, उनके फूल कैसे हैं, सबके बारे में आप बता रहे हैं। मतलब क्या है कि ये पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता को आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? विभिन्न व्यक्तियों के बीच संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण करने के कौशल या क्षमता का आकलन करना, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो पहले तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा ए, बी, सी, डी। हाँ, तो आपको पता है कि ए तो एकदम ही सही है। क्यों? क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति
विद्यार्थियों को खाद्य संरक्षण की विधि के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? तो विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना। तो ये ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। और सर्वेक्षण करने के कौशल और क्षमता का आकलन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला है कि समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। तो ये बात भी अपने में ठीक है, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो ये बात जो है वो बिल्कुल ही सही है। डी ऑप्शन जो है वो क्या है, डी ऑप्शन तो ये भी बिल्कुल सही है। अब अगर ए, सी और डी वाला मिल जाए तो ठीक है। ए, सी और प्रत्यक्ष रूप से जानकारी भी एकत्र नहीं की जा रही है, जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे ए एंड डी होगा। आपका आंसर जो बनेगा क्या होगा, ए एंड, आपका आंसर क्या बनेगा, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल ठीक है। कौशल क्षमता का आकलन नहीं हो रहा है, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, तो ये बात भी ठीक है, तीनों ठीक है। ए, सी और डी, हाँ है तो ऑप्शन ए, सी और डी ऑप्शन तो है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्या है कि वर्तमान पाठ्यचर्या, 80 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये बात बिल्कुल ही सही है। अगला क्या है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता प्रदान करना। ये इतने छोटे लेवल पे शायद, देखते हैं ऑप्शन। पृथ्वी को मानव और अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन तो होगा नहीं, डी ऑप्शन नहीं होगा, और ए तो होगा ही, ए भी होगा और बी भी होगा, ए भी होगा और यहाँ पे बी भी होगा आपका, कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ए, बी भी होगा, सी भी हो सकता था, लेकिन डी तो एकदम ही नहीं होगा क्योंकि हम बच्चों को शिक्षण के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य के बारे में यहाँ पे बात करना था। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। तो समूहीकरण करना, लेबल करना, बच्चों को ग्रुपिंग करना बिल्कुल ही गलत है। अगला है कि लिंग के आधार पर बालक और बालिका को अलग समूह में बांट देना, तो ये तो एकदम ही गलत है। पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना ले, तो ये भी नहीं ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है कि समूहों के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है? समावेशी है, प्रासंगिक है, और क्या है, थीम आधारित है। तो यहाँ पे थीम आधारित है तो बिल्कुल ही सही है, समावेशी भी है, इंक्लूसिव भी है, कॉन्टेक्चुअल भी है और थीम बेस्ड भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख के रख सकते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। तो अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, एकीकृत और अनुभवात्मक हो सकता है, लेकिन एकीकृत करना उतना बेटर नहीं होगा। अगला है कि इसमें प्रासंगिक, अनुशासनात्मक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करना, तो इससे बेटर जो है वो क्या होगा, कॉन्टेक्चुअल, प्रासंगिक और थीम आधारित होना ही चाहिए पर्यावरण का शिक्षण, जैसा कि एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है। तो ये ऑप्शन तो नहीं भी होगा, इससे बेटर पहला वाला ऑप्शन था। और एकल विषय तो बिल्कुल ही नहीं होगा। वैश्विक से स्थानीय तो ठीक है, समावेशी भी ठीक है, लेकिन एकल विषय तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाता है। अगला क्या है, 83 नंबर वाला क्वेश्चन कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित
कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। तो बी ऑप्शन तो एकदम ही सही है, इसमें कोई मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसमें गलत है। इसमें कहानियों में लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई भी रूढ़िवादी विचार को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। कहानियाँ कैसी होनी चाहिए? मज़ेदार और मनोरंजक, यह आवश्यक नहीं है। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस कर सके। ए और बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। और उसके साथ हम एक ऑप्शन और ले सकते हैं कि ए ऑप्शन, ए बी और डी, ए बी और डी हमारा आंसर होगा। ए बी और डी हमारा क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए बी और डी होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेंगी? मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, ये बात ठीक है। अमानकीकृत मानचित्र बनाना, ये भी ठीक है। उसके बाद अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मानचित्र में कई प्रकार के प्रतीक बनाए जाते हैं। पहाड़ों के लिए अलग होते हैं, पानी के लिए अलग होते हैं, झरना के लिए अलग होते हैं, बहुत सारे सड़क के लिए अलग होते हैं, अगर वहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे अलग होते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे मानकीकृत मानचित्र में बहुत सारे प्रतीक का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, तो ये भी सही है। ए बी सी और डी चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो आपका ये आंसर जो होगा, ये आंसर होगा आपका। अगला क्या है कि एक ईवीएस शिक्षिका का चर्चा के दौरान एक ईवीएस की शिक्षिका चर्चा के दौरान बताती हैं कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या होगा? सीखने का क्या प्रतिफल होगा? अवलोकन करना, रिकॉर्डिंग करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना या तुलना करना। तो आपको एकदम सही से समझ में आ रहा है कि किसी स्थानीय जगह की बात की जा रही है, उसके बाद मुंबई जैसे मेट्रो सिटी की बात की जा रही है, दोनों में कंपेयर किया जा रहा है और उसके बाद एनालिसिस मतलब कि विश्लेषण किया जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? जल से संबंधित वित्त चित्र और फिल्मों के लिए, एक नाले का भ्रमण करने के लिए, या फिर पड़ोस के परिवारों के साथ बातचीत करने के लिए, या फिर प्रतिदिन एक परिवार के द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। तो ये जो डी ऑप्शन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। हमें पानी के फालतू यूज़ को पहचानना है कि हम कहाँ कहाँ पे मतलब फालतू तरीके से पानी को बहाते हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि प्रतिदिन एक परिवार के द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। तो ये ज़्यादा ही रियल लाइफ से जुड़ा हुआ ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, या फिर रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। तो यहाँ पे रोल प्ले से ज़्यादा बेटर क्या होगा? बच्चों का वातावरण। रोल प्ले से ज़्यादा बेटर क्या होगा? बच्चों का वातावरण। बच्चे जो है वो जिस वातावरण में रहते हैं, कैसा उनका परिवार है, कैसे उनके समुदाय है, कैसे उनका पड़ोसी है, कैसे उनके फ्रेंड है, कैसा उनका विद्यालय है, इन सब से मिलकर बच्चों का वातावरण बनता है और इसका बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मापदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? पाठ्यक्रम में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित
कोई भी रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में मानक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, रूढ़िवादिता तो नहीं होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ही सही है। पाठ्य पुस्तक में मानक भाषा का प्रयोग होना, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक बनाई जा रही है, तो वहाँ पे बहुत मानक भाषा का यूज़ नहीं करना होता। वहाँ पे हमें बच्चों के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है जिससे कि वो उस पाठ को अपने रियल लाइफ से, अपने वास्तविक जीवन से कनेक्ट कर पाएँ और उसको समझ पाएँ। उस तो बहुत ज़्यादा मानकीकृत, बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज को लिख देंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम व पतली होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। और पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ही ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब फिगर के द्वारा समझाया गया है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स लेके और फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाते हैं। तो यहाँ पे ए और डी ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए। हाँ, तो ए और डी ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घर का सर्वेक्षण करना, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ पढ़ना, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। और उसके बाद सफल महिलाओं की कहानियाँ पढ़ना, ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। और महिला स्वास्थ्य पेशेवर की संख्या का पता लगाएं, पता लगाएं और अस्पतालों का भ्रमण करना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपको ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये ज़्यादा रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है ऑप्शन, कि सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना। जब बच्चे खुद ही सर्वेक्षण करेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, ज़्यादा इंगेज हो पाएंगे उस एक्टिविटी में, और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी, या फिर संख्याओं में ग्रेडिंग। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता का विवरण देना है। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना है और उसमें बच्चों की प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। तो दक्षता के स्तर का विवरण देने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रम निर्धारण मापनी होता है। रेटिंग स्केल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि रेटिंग दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ क्लास में, और मैंने जैसे कि 4-5 रेटिंग बना दी है कि क्लास 5 में मैंने मान लो मैथ पढ़ाया, तो मैंने बना दिया कि कुछ बच्चे एडिशन में कैसे हैं, मतलब कि कुछ बच्चे प्लस कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें उनका क्या रेटिंग है, 1 2 3 4 5 6 5 तक रेटिंग बना दिया जाता है। जो सबसे बेस्ट है उनको 5 रेटिंग दिया जाएगा। जो मतलब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो लेकिन उसको कर नहीं पाते हैं तो उनको 2 रेटिंग दे दिया जाएगा। इस तरीके से प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, इस तरीके से डिवीज़न का हो गया। इस तरीके से रेटिंग्स बना दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक तरफ आधार दिया जाएगा और एक तरफ रेटिंग दिया जाएगा। उसके बेस पर मतलब कि बच्चों की दक्षता का विवरण दिया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा कि विवरणात्मक रिपोर्ट उतना बेटर नहीं है, अक्षरों में ग्रेड भी उतना बेटर नहीं है, और संख्याओं में ग्रेडिंग भी उतना बेटर नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है रेटिंग स्केल ज़्यादा बेटर है। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियोस पे उतने वॉच आते नहीं हैं, इसलिए मेरा वीडियो मतलब 2 वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था कि मैं एक दिन में 2 वीडियो बनाऊंगी, मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है।